अब हम देखते हैं पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज यानी कि जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2021 के अंदर पूछा गया यूपीपीसीएस में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब सब लोग अपना अपना कीपैड खोल लो भैया, आंसर देने के लिए ABCD लिखना शुरू कर देना। ठीक है, मैंने भी खोल लिया। अरे भाई, हाँ ठीक है, तैयार सब? तैयार है तो एक बार अंगूठा दिखा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, तो शुरू करते हैं। Which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy's authority over his executive council by substituting the portfolio or departmental system for corporate functioning? India Council Act 1861, Government of India Act 1858, India Councils Act 1892 या इंडिया काउंसिल एक्ट 1909? क्या होगा सही आंसर? ABCD। अभी पिन पॉइंट करके बताया था यही वाला, जल्दी बताओ ABCD, लिखो जल्दी जल्दी। सर इसका तो आंसर देख गया, आप दूसरा पूछ लो। तब भी बता दो, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस है, देखो आंसर देने की प्रैक्टिस है। 1892 सही, सी आंसर। ए कौन लिख रहा है? ए कौन लिख रहा है? 1861 ए आंसर सही है, सही, ए आंसर सही है ना, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। देखा, यही गलती हो जाती है जब ध्यान नहीं देते, ओवर कॉन्फिडेंस में, तो यही होगा। ए आंसर सही है, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। Who remarked about the East India Company that company is an anomaly, but it is part of a system where everything is anomaly? Warren Hastings, G.B. Macaulay, Lord Clive या हेनरी डुंडास? बी, भरत जी कह रहे हैं बी, पायल जी कह रहे हैं बी, मैकॉले एकदम सही आंसर है बी। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले ने कहा था ये 1833 के चार्टर का जब क्या चल रहा था, डिस्कशन चल रहा था। ठीक है, by which one of the following acts the federal court in India was created? India Council Act 1861, Government of India Act 1909, Government of India Act 1919 या none of the above? खुशबू जी कह रही हैं कि डी, प्रसून जी डी, पायल जी डी, सब लोग डी कह रहे हैं। डी सही आंसर है। कौन से हुआ था, जल्दी से माइक खोल के बता दो कोई, किस एक्ट से? 1935। 1935, वेरी गुड। ठीक है, 1935 के एक्ट से हुआ था। और ये 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल रिसीव्ड रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1947, 20 जुलाई या 21 जुलाई? खुशबू जी ए, स्वाति जी ए, विवान जी ए 18 जुलाई, बहुत सही, एकदम सही जवाब है, बहुत बढ़िया। 18 जुलाई 1947 2014 में आया हुआ क्वेश्चन। 2013 में आया हुआ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज करेक्ट? हालांकि ये आउट ऑफ सिलेबस जा सकता है, मतलब यहाँ से आज की पीडीएफ से। It has only original jurisdiction. It has only appellate jurisdiction. It has only advisory jurisdiction. It has original appellate as well as advisory jurisdiction. जो लॉ वाले हैं उनके लिए तो कोई समस्या की बात नहीं है इसमें। जी, पायल जी डी, डी आंसर सही है एकदम। ठीक है, सारे तीनों तरह के जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। ठीक है, बाय विच एक्ट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? अब ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चंस आ गए, थोड़ा सा मुश्किल होंगे, लेकिन यूपीएससी के जो पहले क्वेश्चंस आए हुए हैं वही मोस्टली यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं। बाय विच एक्ट वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? आसान है ये तो, जल्दी से बता दो। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर 1833? भरत जी कह रहे हैं डी, डी, खुशबू जी, आकांक्षा डी, विवान डी, वेरी गुड, डी आंसर सही है। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1833 और 1773 से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था। 33 से याद आ रहा था मुझे गलती से, 1773। ये डेट याद करना बड़ा मुश्किल होता है ना, इसको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएंगी। ठीक है, अब कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट 1813। 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में हमको बताना है
It ended the trade monopoly of East India Company in India, except for the trade in tea and trade in China. It asserted the sovereignty of British Crown over Indian territories held by company. The revenue of India were now controlled by British Parliament. इन तीनों में से पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सही है, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, या पहला तीसरा सही है। बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। अब आपको 1 2 या इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इसमें जो आपको लगता है सही है वो आप अपने आंसर में लिख के बताइए चैट बॉक्स में। 1 2 सही है, 1 2 3 सही है, 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, या 1 3 सही है, या 1 2 सही है, या 2 3 सही है। 1 3 1 3 भरत जी, प्रसून जी कह रहे हैं 1 3, 1 और 2 सही है, इसके अंदर 3 सही नहीं है। रेवेन्यू 1813 के अंदर रेवेन्यू तो पहले ब्रिटिश काउंट ब्रिटिश के अंदर नहीं गया था, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं थी इसके अंदर। लेकिन इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ये कहा ना उसके अंदर कि क्या है ये ब्रिटिश ऑक्यूपेंसीज हैं, ब्रिटिश पोजेशन है इन इंडिया, जो कंपनी के क्या थे। देखो क्या कह रहा है, इट असर्टेड सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय कंपनी। तो कंपनी के द्वारा जो भी यहाँ पर चीजें, जो भी जगहों को पोजेशन में लिया गया था, उसको 1813 के एक्ट में क्या कहा गया, ब्रिटिश पोजेशन ऑफ इंडिया। तो सोवरेनिटी एक्सर्ट करी ना। थोड़ा सा इसके अंदर क्या है कि इंटरप्रिटेशन वाली चीज है ना। सी गलत है, थर्ड गलत है, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे इसको। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इन द फेडरेशन established by Government of India Act 1935, residuary power were given to the फेडरल लेजिस्लेचर, गवर्नर जनरल, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल गवर्नर। ए बी सी डी। बी, सब लोग बी बता रहे हैं, पायल जी, खुशबू जी, स्वाति, विवान। एकदम सही जवाब है बी, गवर्नर जनरल के पास रेजिडुअरी पावर्स छोड़ दी गई थी। फिर एक एक क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस contained in Government of India Act 1935 have been incorporated in Constitution of India as fundamental rights, DPSP, extent of executive power of state, या फिर conduct of business of Government of India। ए बी सी डी जल्दी बताओ। बी, प्रसून जी कह रहे हैं बी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सही कह रहे हैं क्या प्रसून जी? सब लोग बताओ, क्या प्रसून जी का आंसर सही है बी? स्वाति जी भी कह रही है बी। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया, बी आंसर सही है इसका। ये बताओ कि डीपीएसपी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो हमने कौन से देश से अडॉप्ट किया है, कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में है, लेकिन आया कहां से? आयरलैंड। वेरी गुड, वेरी गुड। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपी का प्रिंसिपल लिया है, ठीक है, याद रखेंगे। फिर ये कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय रॉयल चार्टर बाय क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। सिंपल है, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा, है ना। द रॉयल चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड इन 1600, 1949, 1498, 1757 या 1773। रॉयल चार्टर कब दिया गया? सिंपल क्वेश्चन, एकदम सबसे आसान। 1600, बी आंसर सही है, ठीक है। इनिशियली द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड एज मिलिट्री पावर, पॉलिटिकल अथॉरिटी, ट्रेडिंग कंपनी, रिलीजियस मिशन। क्या था शुरुआत में? सी, बिल्कुल सही, ट्रेडिंग कंपनी। बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई? 1757, 1764, 1765 या 1600? बी, 1757। और बैटल ऑफ बक्सर, आप बैटल ऑफ बक्सर का बताओ। 1757 सही है एकदम। बैटल ऑफ बक्सर इन्हीं ऑप्शंस में से है, 1757, 1764, 1765, 1764। और डुअल गवर्नमेंट कब शुरू हुई? 1764, सही जवाब है एकदम, 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। डुअल गवर्नमेंट कब शुरू हुई? डुअल गवर्नमेंट 1782।
नहीं नहीं, डुअल गवर्नमेंट 1765 में शुरू हो गई ना। 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, और फिर शाह आलम से उसने दीवानी राइट्स ले लिए ब्रिटिशर्स ने, और टैक्स कलेक्ट करने लगे। टैक्स वो कलेक्ट कर रहे थे और काम हम कर रहे थे। सड़क ना बने तो जूता कौन किसको मारेगी? जनता हमारे नवाब को मारेगी। तो पैसा कौन ले रहा है? ब्रिटिशर्स ले रहे हैं। तो 1764 के बाद 1765 में वो शुरू हो गया था। ठीक है। दीवानी राइट्स वर ग्रांटेड टू ईस्ट इंडिया कंपनी बाय शाह आलम टू, अभी अभी बताया, दीवानी राइट्स ग्रांटेड इन 1765 टू रेवेन्यू कलेक्शन, फॉर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए दिया गया। ठीक है ना। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल वाज एबॉलिश्ड बाय, किसने करी थी एबॉलिश? लॉर्ड कॉर्नवालिस, रॉबर्ट क्लाइव, बेनेडिक्ट हेस्टिंग या वेल्सले? सी, वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है। अब ये प्रैक्टिस के लिए मैंने लगभग 18-19 क्वेश्चन हैं, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए आपके लिए निकाले हैं, जो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे, और इनकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, मतलब अपने आप से लगाइएगा इन क्वेश्चंस को। बस 18 से 20 क्वेश्चन है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है। तो इस टॉपिक से आपके सारे लगभग लगभग सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और अगर आप इनको एक आध बार रिवाइज कर लेंगे। देखो, एमसीक्यू करने का मैं आज आप लोगों के साथ एक तरीका शेयर करता हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, सब जगह अप्लाई होता है। ठीक है। आज जो हम इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और ऊपर भी अभी जितने हमने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया, इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। ठीक है। कैसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है? पहला, फर्स्ट कैटेगरी है जो आपका सही हो गया। क्या हो गया? सही हो गया। और क्यों हो गया सही? क्योंकि आपको आता था। ये फर्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन है, इनके ऊपर हमें ध्यान देने की दोबारा आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम एक बार और रिवाइज कर लेना एग्जाम से पहले। ठीक है। दूसरी कैटेगरी में आ गए जो आपने छोड़ दिए, जो आपने छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि आता ही नहीं था। इसे क्या करना है आपको? नोटबुक में नोट करना है, और एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखना है, इसी तरीके से क्वेश्चन लिखना है, 4 ऑप्शन लिखने हैं, और जो सही ऑप्शन है उसके ऊपर आपको टिक करना है। ठीक है। फिर इसको आपको रिवाइज भी करना है। इसका रिवीजन 2 टाइम्स कंपलसरी है। तीसरी कैटेगरी है सबसे खतरनाक कैटेगरी, जो गलत हो गया। एक तो सही हो गया, एक आपने छोड़ दिया। तीसरी कैटेगरी है जो गलत हो गया। इसमें भी 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं जो गलत हुए। पहला गलत हुआ क्योंकि नहीं आता था, लेकिन आपने तुक्का मारा, वो गलत हो गया। दूसरा गलत हुआ क्योंकि आपको लगता था कि आपका आंसर सही है, लेकिन आपका आंसर गलत निकला। तो एक तो हो गया जिसमें आपने आता नहीं था, तुक्का मार दिया। अब तुक्के में दोनों चीजें हो सकती हैं, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो दोनों ही इसमें आ जाएंगे, जिसमें आपने तुक्का मारा, दोनों ही इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। सबसे खतरनाक कैटेगरी है जिसमें आपको कंफ्यूजन था। इसको अगर आपने रजिस्टर में नोट नहीं किया, प्लस 3 टाइम्स रिवाइज, कम से कम विद इन 3 डेज 3 बार रिवीजन नहीं किया, लिख के देता हूं, अगर आपने यहां पर ए आंसर लगाया था और वो आंसर गलत था, एग्जाम में भी आप ए ही आंसर लगा के आओगे, वहीं बैठ के सोचते रहोगे यार ये मैंने करा था और मैंने इसमें ए आंसर लगाया था, अब ये याद नहीं आ रहा कि मेरा सही हुआ था कि गलत हुआ था। फिर से आप एग्जाम में वही गलती करके आओगे जो यहां करिए। तो गलती नहीं करनी है, कैसे? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का क्या मतलब है? प्रैक्टिस का मतलब है इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट करने के लिए ये प्रैक्टिस के साथ इंक्लूड करना पड़ेगा आपको, तभी किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतर होगी।
ठीक है ना। आप किसी भी प्रीलिम्स को दे दो, जिसमें भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं, सब में यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, किसी को डाउट? किसी को डाउट? कोई पूछना चाहता है कुछ तो पूछ सकता है। It was such a great, thank you very much. That was well, it means a lot कि आपने, ये मेरे लिए फीस से बढ़कर है जो आपने अभी बोला. It was such a great lecture. Thank you very much.